यूपीएससी का एग्जाम है, बिहार स्पेशल के तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो विद्युत के सभी घरेलू उपभोक्ता जो हैं प्रति माह जो है 125 यूनिट है सो विद्युत मुफ्त मिलेगा अब से, और 125 यूनिट विद्युत मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की गई है। और ये नीतीश कुमार जी ने 17 जुलाई 2025 को की, और यह योजना जुलाई 2005 से ही लागू की गई है। और इसमें राज्य में 1.67 करोड़ परिवार को बेनिफिशियरी मिलेगा। अब जो है बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, तो अब बातें हैं कि जो जितने भी यूथ्स हैं उनके इंटर्नशिप के लिए ये प्लान किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जो इतने यूथ्स उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता और कैरियर संवर्धन के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की जा रही है, और ये जो है 7 निश्चय 2 के तहत की जा रही है। तो सीएम प्रतिज्ञा क्या है, तो चीफ मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। इस योजना का मंजूरी जो है सीएम जो है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2025 की बैठक में प्रदान की गई। इसके तहत जो है 12th पास जो रहेंगे, या फिर आईटीआई पास, या जो डिप्लोमा के रहते हैं, जो पॉलिटेक्निक के रहते हैं, और जो ग्रेजुएट हो या फिर मास्टर डिग्री करा हुआ जो यूथ्स हैं, उनको जैसे है 4000 से 6000 तक है सो प्रतिमा इंटर्नशिप के दौरान 3 से 12 माह तक राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। 3 से 12 माह तक का 12th पास युवाओं के लिए ये राशि जो है 4000 है। जो 12वीं पास जो करेंगे उनको 4000 प्रति माह, और आईटीआई पास और डिप्लोमा धारकों के लिए 5000 है, और जो ग्रेजुएट है या फिर जो मास्टर डिग्री करे हुए हैं तो वो 6000 प्रति माह होगी। और जो लोग अपने जो है होम जो डिस्ट्रिक्ट है उससे बाहर इंटर्नशिप करेंगे तो उन्हें 2000 प्रति माह, और राज्य से बाहर करेंगे तो 5000 प्रति माह, मतलब दूसरे स्टेट से करेंगे तो 5000 प्रति माह 3 महीने तक मिलेगी। आजीविका में सहयोग के तौर पर अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। और इंटर्नशिप का यह लाभ जो है 18 से 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने से कितने एज के बच्चे को इस यूथ का जो इंटर्नशिप है वो मिलेगा। तो 18 से 28 ईयर्स के जितने भी यूथ्स हैं उनको मिलेगा। जो कंडीशन है कि 12th पास हो या फिर डिप्लोमा, आईटीआई या ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री किए हुए हैं, उन लोगों को मिलेगा। और बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कार्य अनुभव प्रदान कराना और रोजगार की क्षमता में वृद्धि कराना इसका मेन उद्देश्य है। अब बिहार का और न्यूज़ देखा जाए तो बिहार राज्य में जो है सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन, बिहार गवर्नमेंट ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। और ये आयोग जो है कर्मियों के हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा। एक तरह से है ये ओपिनियन अपना देगा। और 27 जुलाई जो ये जो घोषणा है नीतीश कुमार ने 27 जुलाई को, कि कभी कभी ये डेट पूछ दिया जाता है कि ये घोषणा कब हुई है, तो 27 जुलाई को घोषणा हुई है सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा। और उन्होंने कहा कि राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। और इसमें है एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, और इनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर होगी। आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज से वंचित वर्ग लोगों को मुख्यधारा में जोड़ना और सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये जो थे, जो इन्फॉर्मेशन थे, ये बिहार स्पेशल्स के इन्फॉर्मेशन थे। अब इंटरनेशनल इशूज़ पे आते हैं, क्या क्या है इंटरनेशनल में जो भी इवेंट्स घटे हैं उसको डिटेल से एनालाइज करेंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में मेन पॉइंट्स को कर लिया जाए। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की ये विजिट हुई है। घाना है, त्रिनाड है और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया यात्रा हुई है। तो ये जुलाई 2025 के पूर्वार्ध में 5 देशों का जो है यात्रा हुआ है। और ब्राज़ील की उनकी यात्रा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए जहाँ थी। और ये 8 दिन की उनकी यात्रा ग्लोबल साउथ भारत की मित्रता को मजबूत करने, ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक ये आर्थिक समुदाय इकोवॉस, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, व कैरेबियाई समुदाय कैरिकॉम, कैरेबियन कम्युनिटी जैसी बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़ाव प्रगाट करने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट है कि ये विजिट जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेशन था। इसके बाद है इकोवॉश जो इकोनॉमिक कम्युनिटी वेस्ट अफ्रीकन है,
और कैरिबियन कम्युनिटी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था उनका ये यात्रा। अच्छा, घाना जो है इसके बाद 3 दशकों के पश्चात तो भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की ये राजकीय यात्रा थी। इनकी इस यात्रा से पूर्व जवाहरलाल नेहरू 1957 और अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में गए थे। और इसके बाद ये वहाँ का जो है प्रधानमंत्री घाना की यात्रा की थी उस समय वो किए थे। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये रक्षा साझेदारी, 15,000 भारतीयों की देखभाल। हाँ, सांस्कृतिक मानक, आयुर्वेद और पारस्परिक चिकित्सा क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वार्ता का पश्चात किए गए। अब देखिए, ये है घाना के राष्ट्रपति जॉन द्रमानी महामा के साथ बैठे हुए हैं, यही है राष्ट्रपति जॉन द्रमानी महामा। घाना के राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। मीन्स अगर ये क्वेश्चन पूछ देगी ये सम्मान किस कंट्री, तो नाम में ही घाना छिपा हुआ है, द ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो इजीली इसको पकड़ा जा सकता है कि घाना की कंट्री के द्वारा ये ऐसा सम्मान दिया गया है। तो ये 3 जुलाई को सम्मानित किया गया इससे। और अक्रा में घाना की उपराष्ट्रपति प्रो नाना जेन ओपोंगो अगयमंग के साथ नुक्रुमा मेमोरियल पार्क के दौरे से श्री मोदी ने, जहां घाना के संस्थापक राष्ट्रपति और अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिष्ठित अग्रणी डॉक्टर कामे नुक्रुमा को पुष्पांजलि अर्पित की। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है शक्ति स्तंभ, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र बताते हुए विश्व के लिए शक्ति स्तंभ उसे उन्होंने बताया घाना की समृद्धि के साथ। और हमारे लिए एक सिस्टम नहीं बल्कि एक संस्कार है, इस हमारे मौलिक मूल्यों का एक भाग उन्होंने बताया। साथ ही घाना की जीवित संसदीय प्रणाली की सराहना की अपने इस संबोधन में इन्होंने। तो ग्लोबल साउथ को महत्व देते हुए ये बातें हैं सो पीएम मोदी ने बोला। नेक्स्ट है त्रिनाद और टोबैगो की यात्रा इन्होंने किया 2 से 3 जुलाई के बीच। घाना के बाद ये त्रिनाड और टोबैगो में गए। त्रिनाड और टोबैगो में श्रीमती कमला प्रसाद विशेषर, ये हैं कमला प्रसाद विशेषर, इनका स्वागत किया। कमला प्रसाद विशेषर हमारे बिहार से आती हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पोर्ट ऑफ स्पेन में श्री मोदी का स्वागत किया गया। श्रीमती विशेषर जो कि इनके जो है पूर्वज बिहार मूल के थे, बिहार के बक्सर से ये हैं संबंधित है। हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत भारतीय परिधान साड़ी पहने हुए उन्होंने किया। साड़ी ही पहनी है तो भाई इसको भी लिखना जरूरी था क्या। और इसके बाद जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर, हेल्थ सर्विस, डिजिटल परिवर्तन, यूपीआई, क्षमता निर्माण, संस्कृति, खेल, लोगों के आपसी संबंध के क्षेत्रों पर जो है चर्चा की गई। इसके बाद है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो है औषधि संस्कार ग्रंथ है। संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण, हिंदी व भारतीय अध्ययन के लिए ICR चेयर सहित 6 समझौते किए गए। ज्ञापनों का आदान प्रदान वार्ता का पश्चात किया गया। त्रिनाद और टोबैको में लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन मूल की है। ऐसे लोगों की छठी 6 जो अभी चल रही है पीढ़ी, जनरेशन, OCI कार्ड देने की घोषणा भी भारत की ओर से की गई, OCI कार्ड। इसके बाद है पोर्ट ऑफ स्पेन में भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में त्रिनाड और टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैको से सम्मानित किया गया। जहाँ जहाँ जा रहे हैं द ऑर्डर हो रहा है इनका। इसके बाद है ग्लोबल, ये त्रिनाड और टोबैको की संसद में संबोधन में आतंकवाद सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख मोदी ने किया और ग्लोबल साउथ की सुदृढ़ता प्रदान करने की बात कही। और उन्होंने भारत की महासागर यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ अक्रॉस रीजन क्षेत्रों में सुरक्षा विकास के लिए पारस्परिक नीति को ग्लोबल साउथ के लिए मार्गदर्शक विजन उन्होंने बताया। इसके बाद जो है त्रिनाड टोबैको के बाद वो अर्जेंटीना की यात्रा पे गए और ये 4 जुलाई की रात्रि में जो है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में पहुंचे। और ब्यूनस आयर्स में जो स्वागत अर्जेंटीना के राष्ट्रपति किए हैं
उनका अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जेवियर मिलई। इनको देख लीजिए, ये है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलई। तो इन्होंने इनका स्वागत किया। आयर्स जो है पहुंचे और अजीज़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। 57 ईयर्स के अंतराल के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अर्जेंटीना की ये पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है कि अभी रिसेंट में जहाँ दौरा किए थे वो फर्स्ट टाइम है, सो किस कंट्री का उन्होंने दौरा किया है, तो अर्जेंटीना का हो जाएगा। ये वेरी वेरी वीवीआई हो सकता है, क्योंकि और तो सब जगह जाते ही रहते हैं, अर्जेंटीना में पहली बार द्विपक्षीय यात्रा की थी, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस अर्जेंटीना का बढ़ जाता है। इसके बाद मोदी ने सैन मार्टिन स्मारक पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कहे जाने वाले जनरल जोस डी सैन मार्टिन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति किन्हें को कहा जाता है, तो जनरल जोस डी सैन मार्टिन को कहा जाता है। उनको पुष्पांजलि अर्पित करके जो है सैन मार्टिन को दक्षिण अमेरिका और देशों अर्जेंटीना, चिली के, पेरू के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद है भारत को मार्कोसूर अधिमान व्यापार समझौता, इंडियन मार्कोसूर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का विस्तार पर चर्चा हुआ दोनों पक्षों में। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को अधिक से अधिक आवाज देने का आह्वान भी दोनों पक्षों ने किया। ब्यूनस आयर्स प्रवास के दिन श्री मोदी के सम्मान में ब्यूनस आयर्स की कुंजी स्थानीय सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने उन्हें एक समारोह में प्रदान किया। इसके बाद वे ब्राज़ील गए। ब्राज़ील के ब्यूनस आयर्स से रवानगी के पश्चात जो है 6 से 7 जुलाई को ब्राज़ील मतलब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भागीदारी की थी। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का 17th समिट हुआ है। 17वां जो सम्मेलन जो ब्रिक्स का हुआ है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और भागीदारी के अतिरिक्त द्विपक्षीय दौरे के लिए राजधानी ब्राज़ीलिया भी हुए गए। अब इसका ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आफ्टर इतना टैरिफ बार होने के बाद। ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा ही है। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, रक्षा, हेल्थ और मेडिसिन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पे, यूपीआई, खेल संबंध क्षेत्रों पे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई। अब इसमें जो है इंडिया मर्कोसर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का विस्तार पर भी चर्चा की गई। 5 वर्षों में $20 अरब बढ़ाने का लक्ष्य किया गया। और अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में भारत की प्रदर्शिता एकजुटता में समर्थन के लिए मोदी ने ब्राज़ील को धन्यवाद दिया। अब आते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए गॉड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से मेजबान राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने सम्मानित किया। इस स्वीकार करते हुए श्री मोदी ने कहा, यह सम्मान दोनों देशों के लोग के मैत्रीपूर्ण संबंधों और गहरा करने में सहयोग प्रदान करेगा। तो ये चूंकि जो ब्राज़ील में दिया है तो वो थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी ब्राज़ील का जिक्र है नहीं इस अवार्ड में। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, जिसमें सदर्न क्रॉस लगा रहे तो ब्राज़ील के द्वारा दिया गया है, द सदर्न क्रॉस। इसके बाद वो नामीबिया गए। नामीबिया में 5 देशों की अपनी इस यात्रा में गए और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की 3री यात्रा थी। और राष्ट्रपति वहाँ नामीबिया के हैं नेटुम्बे नंदी नदैतवा, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं नामीबिया के। और हाल ही में जो है राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। विंडहॉक में हीरोज एकर स्मारक पर नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजम श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये विंडहॉक में मेजबान राष्ट्रपति नंदी नदैतवा के साथ प्रधानमंत्री, इनको देख लीजिए, यही हैं नामीबिया के नंदी नदैतवा। याद करना बहुत आसान है, नामीबिया न से स्टार्ट होता है और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी एन से ही है, नंदी नदैतवा। अब इसमें और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? ओके, प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान जो है नामीबिया ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भी सम्मान दिए हैं, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्टिसिचिया मिरविलिस से सम्मानित किया गया। 5 देशों की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी को मिला यह चौथा विदेशी सम्मान था। और प्रधानमंत्री पद संभालने के पश्चात अब तक कुल 27 कंट्रीज के साथ इनका नेशनल प्राइज है, सो सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ प्राइज ही लेते रहते हैं। चलिए,
बाद में जो है स्वदेश वापसी से पूर्व नामीबिया के संसद में को श्री मोदी ने 9 जुलाई को संबोधित किया। नामीबिया के साथ मजबूत संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने नामीबिया की स्वतंत्रता आंदोलन में मदद भारत ने की थी। बताया, नामीबिया की आज़ादी की मुहिम स्वापो नामीबिया की अफ्रीका से आज़ादी के लिए संघर्ष रहा। और यह 17वां अवसर था जब किसी विदेश संसद को श्री मोदी ने संबोधित किया। तो ये नामीबिया को संबोधित करते टाइम उनका ये 17th अपॉर्चुनिटी थी। चलिए, 5 देशों की यात्रा मोदी जी का अब कंप्लीट हो गया। अब ब्रिक्स पे आते हैं। ब्रिक्स जो है वो 17वां जो शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और ये जो सम्मेलन हुआ है 6 से 7 जुलाई के बीच हुआ संपन्न। और इसमें जो है ब्रिक्स में है अभी 10 जो है मेंबर हैं और इसके अतिरिक्त जो है ब्राज़ील के अतिरिक्त 10 सदस्यों में ब्राज़ील के अतिरिक्त रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल हैं। 10 सदस्य में कौन कौन हो गए? रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल हैं। और भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं 6 जुलाई को अर्जेंटीना से सीधे रियो डी जेनेरियो पहुंच गए। और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली कीयांग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल तरीके से अपनी भागीदारी दर्ज की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो साइरिल रामाफोसा हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मडबुली, इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद, ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अराघची और यूएई के क्राउन प्रिंस है खालिद बिन मोहम्मद अल नाहयान और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुई इनजियो लुला डिजोल्बा की मेज़बानी में संपन्न हुआ। और वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। और इनके अतिरिक्त जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ये सहयोग को मजबूत करना, ये जो पार्टनर कंट्रीज़ है वो कौन कौन है? तो बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये सब हैं। और अभी जो है अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, कुछ अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शिखर सम्मेलन में शामिल रहे। और सतत शासन के वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल गवर्नेंस। और ये 2 दिन तक चला और ब्रिक्स एजेंडे के विभिन्न मुद्दे पर उपयोग चर्चा सम्मेलन में की गई। ये इसमें है वैश्विक शासन में सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ाना, शांति, सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास करना। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका थीम क्या था? तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। सबसे पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था 16 जून 2009 को, ये कैटर्नबर्ग रसिया में हुआ था। और 2026 का है वो भारत में होगा। ये 18वां होगा, 17वां तो हो चुका रियो डी जेनेरियो में, और जो 18th वाला होगा वो भारत में होगा। अब जो है ब्रिक्स में का इम्पोर्टेंस और इसका कैसे क्या है रोल, वर्ल्ड में क्या रोल है इसका, उस पर आते हैं। तो 2009 में रसिया के ये कैटर्नबर्ग में पहले शिखर सम्मेलन के साथ इसका है सो इनिशिएशन हुआ। और ब्रिक्स शुरुआत में ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और विकासशील अर्थव्यवस्था की एक अहम आवाज़ बन गया। अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया। 1 जनवरी 2024 को पूर्ण सदस्य के रूप में समूह में प्रवेश किया। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में शामिल हुआ। तो अभी रिसेंट में जो है इंडोनेशिया इस ईयर में शामिल हुआ। अब ब्रिक्स अभी 11 देशों का समूह बन चुका है, जो जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव के लिहाज से एक व्यापक वैश्विक मौजूदगी की दर्शाता है। तो दिन ब दिन इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। अब टोटल जो है ये 11 देशों का समूह बन चुका है। और रियो डी जेनेरियो 17th वाला हुआ, 6 से 7 जुलाई हुआ। सम्मेलन का थीम क्या था? तो अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। अब आते हैं कि सदस्य देश की जीडीपी में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, उस पे आते हैं। ये टोटल जो ब्रिक्स जो संयुक्त वैश्विक भागीदारी है, जनसंख्या का 48.5% है, लैंड का 36% है, जीडीपी का 39% है,
ट्रेड का 24% है, दुर्लभ पृथ्वी खनिज का 72% है, तेल उत्पादन का 43.6% है, नेचुरल गैस का 36% है, कोयला उत्पादन 78.2% है। अब ये है कि अगले जो ईयर है ब्रिक्स का अध्यक्षता जो है भारत संभालेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने एजेंडे में ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देगा, जन केंद्रित और ह्यूमैनिटी फर्स्ट दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो कभी स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन राइज किया जा सकता है कि ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देना और जन केंद्रित और ह्यूमैनिटी फर्स्ट दृष्टिकोण को ध्यान केंद्रित करना, प्रधानमंत्री ने क्या बोला ब्रिक्स में, तो ये पॉइंट्स बन सकता है। और ब्रिक्स के नए स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा। ब्रिक्स का अर्थ है बिल्डिंग रिजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब जो है रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी से इतर उरुग्वे, बोलिविया और क्यूबा के राष्ट्रपतियों व मलेशिया के प्रधानमंत्री आदि के साथ वार्ताएं भी मोदी की हुई। ब्रिक्स के आगामी जो 18वां शिखर सम्मेलन 2026 में भारत में मेजबानी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में तो आना ही आना है। तो ये VVI हो गया कि 18th जो ब्रिक्स समिट होगा वो इंडिया में होगा। अब एशियो के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चीन के किंगडाओ में संपन्न द्वारा हस्ताक्षर न करने के कारण संयुक्त घोषणा पत्र जारी न हो सका। एशियो में जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज का जो है समिट हुआ था किंगडाओ में, भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण जो है संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका। किसी भारतीय मंत्री की 7 वर्ष के अंतराल के पश्चात चीन की यात्रा थी, ये 2018 में है, सो सुषमा स्वराज गई थी। एसीओ हो गया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। एसीओ में 10 सदस्य में भारत, चीन, रसिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल है। चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं डोंगू जून की मेजबानी में संपन्न हुआ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल हुए, किंतु भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात नहीं की। अब इस वजह से जो है मुलाकात नहीं होने की वजह से है संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका। चलिए, क्वेश्चन ये बन सकता है कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो चीन के किंगडाओ में। अब आते हैं पहलगांव हमले में शामिल रहा TRF, अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया। पहलगांव हमले में शामिल जो TRF हो गया क्या, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये और विदेशी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको शामिल किया गया। स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जुलाई में घोषित किया गया और ये अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबिया ने इसे घोषित किया। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची 2025 में आदान प्रदान, इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने 6 माह का कारावास की सजा सुनाई। ये बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि पड़ोसी देश के किस कंट्री के प्रधानमंत्री को जो है 6 माह की कारावास की सजा हुई है, तो शेख हसीना को हुआ है, बांग्लादेश की हैं ये, और क्वेश्चन उससे बनेगा नहीं। नेक्स्ट है कि नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड्स में द हेग में संपन्न। नाटो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 24 से 25 जून नीदरलैंड्स के हेग में हुआ। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और ये पहला अवसर था जब इस समूह का शिखर सम्मेलन नीदरलैंड्स में हुआ। फर्स्ट टाइम नीदरलैंड्स में हुआ है। नाटो के सभी 32 सदस्य राष्ट्र जो है और जो अतिरिक्त आमंत्रित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि तथा चुनिंदा साझेदार देशों के प्रतिनिधि सुरक्षा और रक्षा संबंधी चुनौतियों की चर्चा के लिए उपस्थित थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की मुख्य सत्र के हिस्सा नहीं थे, तथापि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलग से सम्मेलन में इतर बैठक उन्होंने की। नाटो का सम्मेलन का एजेंडा यूरोपीय देशों द्वारा उनकी रक्षा व्यय में वृद्धि करना था। पूछ सकता है कि नाटो का जो एजेंडा क्या था, तो यूरोपीय देशों द्वारा रक्षा व्यय में वृद्धि करने का था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी नाटो को बहुत पैसा देता है, जबकि बाकी देश अपनी जो है जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। ये ट्रम्प चच्चा पता नहीं और क्या क्या बोलेगा। तो ये नाटो का जो है शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो नीदरलैंड्स में हुआ है। ये फर्स्ट टाइम नीदरलैंड्स में हुआ है।
अब इसमें रक्षा व्यय में जीडीपी का जो है 5% तक बढ़ाने का संकल्प था, और जो मौजूद अभी प्रेजेंटली 2% है, सो लक्ष्य से दुगना से अधिक है। स्पेन और स्लोवाकिया सहित कुछ देशों को प्रारंभिक असहमति के बावजूद सम्मेलन को स्वीकार किया घोषणा। इसके बाद नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में, जिसे नाटो के मूल सिद्धांत को माना जाता है कि एक पर हमला सब पर हमला, पिछले कुछ समय से ट्रम्प चुप्पी के कारण संदेह के घेरे में था, किंतु सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि द हेग घोषणा पत्र अनुच्छेद 5 के प्रति सदस्य देशों को प्रतिबद्धता भी शामिल है। नाटो सम्मेलन में सदस्य देश ने यूक्रेन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की, तो जिसमें यूक्रेन ये डिफेंस क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान शामिल है। यूक्रेन के नाटो की सदस्यता को लेकर कोई नई घोषणा नहीं हुई। नाटो सम्मेलन के केंद्र में रूस को मुद्दा प्राय रहा। हालांकि ताज़ा शिखर सम्मेलन में रूस के विरुद्ध रणनीति पर चर्चा एजेंडा में नहीं रही। और अभी नेक्स्ट जो समिट होगा नाटो का, वो टर्की में होगा, तुर्की में होगा। नाटो का जो नेक्स्ट समिट 2026 का, वो तुर्की में होगा। अब नाटो में जो 32 कंट्रीज़ है उस पर आते हैं। नाटो का स्टेबलाइजेशन कैसे है। नाटो जो है 1949 में नाटो की स्थापना, अमेरिकी सहित 12 देश उसके सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 32 है। 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जबकि 2 ऐसे उत्तरी अमेरिका के हैं। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य है। क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो में एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन सी कंट्री है, तो तुर्की है। इस संगठन से वर्ष 2023 में फिनलैंड और वर्ष 2024 में स्वीडन जुड़ने वाले सबसे नवीनतम 31वें 32वें है। तो मतलब सबसे लेटेस्ट में स्वीडन जुड़ा है 2024 में, और उसके पहले फिनलैंड जुड़ा था। इसके बाद संवैधानिक न्यायालय के आदेश के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटागर्टा सिनावात्रा निलंबित हो गई। तो अब ये निलंबित हो गई तो हो गई। फिर अमेरिका के एक बार पुनः यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा अमेरिका का यह निर्णय। तो ये यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सदस्यता जो है यूनेस्को की अमेरिका ने छोड़ने की बात बोली है। नेक्स्ट, 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया। ठीक है। भारत के पासपोर्ट रैंकिंग में 8 पायदाने का सुधार हुआ। 59 देशों के गंतव्य वीज़ा रहित वीज़ा में ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं भारतीय पासपोर्ट धारक। टॉप पे जो है वो सिंगापुर का है, ये जो है 193 कंट्रीज़ का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा तनाव के भीषण युद्ध का रूप लिया। मलेशिया की मध्यस्थता, 5 दिन बाद युद्ध विराम। सीमा मामलों पर भारत और चीन के परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 34वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा। ब्रिटेन मालदीव की यात्रा। इकॉनमी में क्या इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रालय का अनुमोदन, और वित्तीय वर्ष 6 वर्ष के लिए लागू होगा। और भारत के यूनाइटेड किंगडम्स के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर संपन्न। नव्या हो गया, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोल्टेंट। इसमें जो है किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण, शुरुआत कौशल और उद्यमिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप MSDE करेगा। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 24 जून 2025 से की है। इस कार्यक्रम के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए सशक्त बनाया जाएगा। और ये गैर पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल, CCTV, ये सब व्यावसायिक जितनी भी प्रशिक्षण है किशोरियों को दिया जाएगा। कार्यक्रम का जो शुभारंभ जो है MSDE राज्य मंत्री
जयंत चौधरी और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा यूपी के सोनभद्र जिले में संयुक्त रूप से किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम नव्या कहाँ से शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू किया। और किसने शुरू किया है, तो MSDE राज्य मंत्री जयंत चौधरी और महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया है। और ये पायलट जो है पहल 27 जिलों में लागू किया जाएगा। 19 राज्यों में फैले आकांक्षी जिले, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जिले भी शामिल हो जो वंचित कमजोर वर्गों के पहुंचने की सरकार की समावेशी विचारधारा को दर्शाता है। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्य प्रमुख कौशल विकास योजनाओं से जोड़ा जाएगा। रोजगार संवर्धन हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, ये जो है प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। और ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार रोजगार करने वाले साथ ही ऐसे रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। इस योजना को 2 भाग है, जिसमें पहला भाग है पहली बार कार्यबल को प्रवेश करने वाले के हितार्थ और दूसरे भाग ऐसे युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं के लाभार्थ हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना दूसरे भाग किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए नियोक्ताओं के लाभार्थ है। इसमें जो नियुक्त कर्मचारी होंगे उनको 3,000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि 2 वर्ष तक दिया जाएगा और नियोक्ता कंपनी की उपलब्ध कराई जाएगी। और नियोक्ता को मिलने वाली मासिक प्रोत्साहन की राशि अतिरिक्त लगाए गए कर्मचारी के EPF वेतन पर निर्भर करेगा। और 10,000 तक वेतन वाले कर्मचारियों के मामले में 1,000 प्रति माह और 10,000 से 20,000 तक के वेतन मामले में 2,000 और 20,000 से अधिक वाले में 3,000। योजना के इस लाभ के लिए EPFO से पंजीकृत नियोक्ता प्रतिष्ठानों को कम से कम 6 मंथ्स तक निरंतर आधार पर 2 अतिरिक्त कर्मचारी और 5 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोक्ताओं के मामले में नियुक्त करना आवश्यक होगा। ऐसी जो ADB है, एशियाई विकास बैंक, ये जो है भारत में वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6.5% कर दिया। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते में हस्ताक्षर संपन्न। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट का हस्ताक्षरित ये स्वतंत्र व्यापार समझौता है। EFTA है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें 4 देश हैं, आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड और क्षेत्रीय व्यापार संगठन के बाद यूरोपीय देश के साथ भारत का दूसरा व्यापक मुक्त समझौता है, जहां यूरोपीय संघ छोड़ने के पश्चात यूके का तीसरा स्वतंत्र व्यापार समझौता है। इसके बाद है SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि बिहार से स्टार्ट हुआ। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है बिहार में कि इलेक्शंस के ही टाइम में इसको शुरुआत करने का, तो क्या वजह है। हरियाणा व गोवा में नए राज्यपाल, लद्दाख में नए उपराज्यपाल। CBDT के चेयरमैन है रवि अग्रवाल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। इसके बाद है भारतीय मूल के सभी खान एप्पल इंक कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी हो गए हैं। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर CEO सह MD पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। पराग जैन रॉ के नए प्रमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पराग जैन यही हैं। ये रॉ 1989 बैच के ये जो हैं जैन खुफिया एजेंसी एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और ये जो है इनकी नियुक्ति जैन एविएशन रिसर्च सेंटर, जो हवाई निगरानी सेवाओं की निगरानी पे इमेजरी इंटेलिजेंस आदि से संबंधित संगठन है, ये प्रमुख रहते हुए RA के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पराग जैन रॉ के प्रमुख बन गए। सोनाली मिश्र रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला निदेशक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनाली मिश्र जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला निदेशक हो गई है। ये आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ हिरडा के नए चेयरमैन हो गए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये पार्वती टर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए, पार्वती टिक्री को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार फिर उगना के लिए। और अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोट्टारी को मिला है, उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए दिया गया है।
ये हो गया अदत्त कोटारी और पार्वती टर्की। भारत की वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। न्यूयॉर्क में इनको मिला है जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करती हुई वर्षा देशपांडे, यही है वर्षा देशपांडे। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या पुरस्कार की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1981 को प्रस्तावित पारित कर दिया गया था और ये पहला पुरस्कार 1983 में दिया गया था और 2 श्रेणियों में व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी में दिया गया था। व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 में यह पुरस्कार भारत की वर्षा पांडे को दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में फ्रांस के स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना, त्रिनाड टोबैगो, ब्राजील और नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। घाना का राष्ट्रीय सम्मान है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। त्रिनाड टोबैगो का राष्ट्रीय पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड टोबैगो। ब्राजील का है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस और नामीबिया का है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटशिया मेरिविलिस। ये टोटल इनको 27 अवार्ड मिल चुका है। कब कब मिला है उनका पूरा ये डिटेल्स है 2023, 2020, 25 ये सारा इनको अवार्ड मिल चुका है। गीता गोपीनाथ ये IMF की पहली जो है DY मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं और ये गीता गोपीनाथ अगस्त 2025 के अंत में पद छोड़कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग से जुड़ेंगी और अर्थशास्त्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ने से पूर्व 2005 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी। IMF में जनवरी 2022 में दूसरा सर्वोच्च पद DY MD को प्रोन्नत किया गया था। बी सरोज देवी ये अभिनेत्री थी, इनका डेथ हो गया है। इसके बाद फौजा सिंह जो कि बहुत न्यूज़ में थे, ये मैराथन सबसे उम्र दराज थे। 114 वर्ष की आयु के जलंधर में इनकी सड़क दुर्घटना में निधन हो गई और ये 2013 में हांगकांग मैराथन में भाग लेकर विश्व के सबसे उम्र दराज मैराथन धावक के रूप में पहचान इन्होंने बनाई थी और 2000 के पश्चात लंदन मैराथन में 6 बार भाग इन्होंने लिया था। तो ये फौजा सिंह जो थे ये 2013 में हांगकांग मैराथन में विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के रूप में पहचान बनाई थी। इसके बाद बुक्स में है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन का लिखा हुआ है माई लाइफ एंड मोर। अच्छा, शिखर धवन। इट्स ओके जया किशोरी का है मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर। दिग्विजय डी थोराट का है द वॉरियर। राफेल नडाल एंड हिज किंगडम ऑफ क्ले। क्रिस्टोफर क्लैरी, राफेल नडाल जो कि टेनिस प्लेयर हैं तो क्रिस्टोफर क्लैरी लिखा है। एक्सप्लोरिंग द पॉवर्टी क्वेश्चंस, उत्सव पटनायक। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम अब सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान हो गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गया है। खेलकूद में फीफा क्लब विश्व कप चेल्सी क्लब भी जीता है। फीफा रैंकिंग में भारत जो है 9 वर्षों में सबसे खराब 133वें रैंक पे है, टॉप पे अर्जेंटीना है। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच मनोलो मार्कोवस का त्यागपत्र है। टेस्ट क्रिकेट में 49वीं हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट वोलैंड ने बनाई है, 49वीं हैट्रिक टेस्ट क्रिकेट में। ये जो संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO हो गए। स्मृति मंधाना क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्मृति मंधाना क्रिकेट के तीनों प्रारूप में पहली महिला क्रिकेटर है।